नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कपिल सिब्बल के एक बयान की। वो अपना यूट्यूब चलाते हैं, उसमें मैं सुन रहा था और वहां पे उन्होंने जो बात कही मुझे स्टक कर गई। सब आपको भी लगेगा क्या आखिर ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि फिर भाजपा कभी नहीं हारेगी। क्या भाजपा अजय हो जाएगी? और ऐसा जो है वो कपिल सिब्बल जैसा मतलब सीजन्ड लॉयर जो है वो क्यों कह रहे हैं? और सिर्फ कपिल सिब्बल कह रहे हैं ऐसा नहीं है। आप जयराम रमेश का तमाम इंटरव्यू सुन लीजिए, आपको वही डर नजर आता है। संसद में जितने भी सांसद आ रहे हैं विपक्ष के, सबके चेहरे पे ये घबराहट, ये बेचैनी और ये डर, ये आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप उनसे बातचीत करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि विपक्ष के लोगों के बीच में कितना खौफ है। आखिर अमित शाह ऐसा क्या करने जा रहे हैं और ये क्या ऐसा होने से सचमुच में भाजपा अजय हो जाएगी? और अजय हो जाएगी तो कब तक रहेगी? और ऐसे में जबकि खुद विपक्ष से यह कहा जा रहा है कि भाई आपने तमाम बयान सुने होंगे, सोशल मीडिया में भी चल रहा है, बाकी अब तमाम टीवी के चैनलों के डिबेट में भी लोग बोलते हैं कि भाई हर 3 में से 2 व्यक्ति जो है वो भाजपा के खिलाफ वोट करता है। फिर भाजपा आ जाए कैसे? ये एक बड़ा सवाल है। और मुझे लगा कि इस पूरे बयानबाजी को, इस डर को, विपक्ष का ये खौफ है और अमित शाह की जो तैयारी है, इनको बिटवीन द लाइन समझा जाए कि आखिर सचमुच में मामला क्या है। तो दरअसल जो डर है वो डर है महिला आरक्षण को लेके नहीं है, डर परिसीमन को लेके है। और परिसीमन को लेके भी डर जो है वो ये नहीं है कि परिसीमन नहीं होना चाहिए। डर इस बात का ये है कि परिसीमन 2029 के पहले ना हो। 2029 के पहले का मतलब क्या है कि अगर 2029 के पहले परिसीमन हुआ तो फिर वो परिसीमन अमित शाह के मतलब देख रेख में होगा। अमित शाह गृह मंत्री रहे हैं और सरकार जो है मोदी सरकार, जिसमें अमित शाह की महत्वपूर्ण भूमिका है, वो उस परिसीमन को देखेंगे। यानी कि ये सरकार परिसीमन न कर पाए। ऐसा क्यों? एक बड़ा सवाल है, क्योंकि परिसीमन तो होना ही है। 2002 का जो डिलिमिटेशन एक्ट है उसमें तो साफ साफ लिखा है कि भाई 2026 तक जो संसद की सीटें नहीं बढ़ेंगी और उसके बाद जो पहली जनगणना होगी और उसके हिसाब से संसद की सीटें बढ़ जाएंगी। ये तो उस वक्त सब तय था। और 2008 में परिसीमन हुआ भी था, जो मनमोहन सिंह की सरकार थी उसने करवाया था। तो अब परिसीमन को लेके डर क्यों और 2029 के लेके डर क्यों? इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है परिसीमन को लेकर डर कि अगर अमित शाह ने परिसीमन किया तो जो परिसीमन में होता है, कपिल सिब्बल उदाहरण दे रहे थे कि भाई वो चांदनी चौक का दिया, कोई चांदनी चौक से चुनाव लड़ चुके हैं तो चांदनी चौक उदाहरण दिया कि भाई वहां पे जनसंख्या बढ़ गई है, बाकी चीजें हो गई हैं वहां पे, और अगर वो उसका एरिया चांदनी चौक का जो डिसाइड करेंगे जब तय होगा, क्योंकि अध्यक्ष जो है परिसीमन आयोग का यही सरकार बनाएगी, चुनाव आयोग की भूमिका है तो चुनाव आयोग इन्हीं का है, इन्होंने ही चुनाव आयोग बनाया है, ये तमाम तर्क दे रहे हैं। और उसमें वो इस ढंग से वो सीमा का निर्धारण करेंगे जिसमें जो भाजपा समर्थित जो लोग हैं वो बहुसंख्यक हो जाए और जो भाजपा विरोधी हैं वो उस सीट से वो बाहर हो जाए। ऐसे तमाम सीट करेंगे। इसका एक नाम जो है वो उन्होंने भी लिया। और सबसे पहले मैं उतना ज्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन जो उनके जानकार जो हैं वो सब उसको कह रहे हैं कि ये जेरी मैंडरिंग एक शब्द प्रयोग करते हैं। सबसे पहले योगेंद्र यादव ने इस शब्द का प्रयोग किया था, मैंने सबसे पहले उन्हीं का पढ़ा, वो इंडियन एक्सप्रेस में बहुत बड़ा आर्टिकल उन्होंने लिखा था
और उन्होंने लिखा था कि जेरीमैंडरिंग जो है वो कैसे भाजपा को अजेय बना देगी। और वो जो आर्टिकल था वो आसाम को लेके था कि आसाम में कैसे भाजपा ने जो परिसीमन किया है और उसके कारण जो हिंदू बहुल सीटों की संख्या है वो बढ़ गई है। ये एक है और उसका परिणाम दिखा कि 103 सीटें भाजपा जीती, जो 126 सीटें वहां पे हैं आसाम में, जो विधानसभा में टोटल, उसमें लगभग 40 सीटें के आसपास ऐसी थी, 40 के आसपास थी, 40-42, जिसमें मुस्लिम तय करते थे कि कौन जीतेगा। अब जब परिसीमन हुआ तो वो सीटें घट के 22-23 रह गई। यानी कि पहले भाजपा को अगर सरकार बनाने के लिए 64 विधायक चाहिए था तो उसे 84 में लड़ना पड़ता, 84 या 86 लगा लीजिए। इतने सीटों पे वो लड़ती और उसको 64 चाहिए सरकार बनाने के लिए। इसलिए भाजपा कभी वहां पे अकेले दम पे वो 60 से ऊपर नहीं आई। लेकिन अब जब ये हो गया तो अकेले दम पे वो 100 पहुंच रही है, 90 से ऊपर, 90-95 अकेले दम पे पहुंच गई थी और सहयोगी साथ मिला के 102-3 सीटें आ गई। ये जो चीज है, ये जो टेक्निक है करने का, ये ऐसा नहीं है कांग्रेस नहीं करती रही है, कांग्रेस करती रही है। लेकिन कांग्रेस ने, जैसे आप 2008 का देख लो, 2008 में गाजीपुर सीट से बलिया के कुछ विधानसभाएं निकाल दी गई और वो भाजपा के लिए मुश्किल हो गई सीट, वो नहीं जीतती, वो मुश्किल से जीतती है। वायनाड जैसी एक सीट निकाली गई और वायनाड का तो मैं वहां जा चुका हूं, घूम चुका हूं। मुझे तो वहां पे देख के लगा कि भाई 43% मुस्लिम हैं, जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कहने पे, उसके समर्थक उसके कहने पे वोट देते हैं, और वो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट में है, कांग्रेस के साथ है। और वहां 15% के आसपास जो है, 15-16% वो हैं ईसाई हैं। तो 40-42% हिंदू चाह के भी किसी को वोट नहीं दे सकते। कांग्रेस की सबसे सुरक्षित सीट वही मानी जाती है। राहुल गांधी वहां से लड़े थे जब वो खतरा हुआ कि हार जाएंगे, और हार भी गए थे। उसमें मतलब वो जब हुआ कि भाई दोबारा जब जीते इधर उत्तर प्रदेश से, तो फिर प्रियंका गई, प्रियंका के लिए सुरक्षित सीट है। यानी कि एक सुरक्षित सीट वो बना लिए, पहले भी होता रहा है। अब समस्या यह है, इनको डर यह है, जिस बात को लेकर कपिल सिब्बल कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि अगर इन्होंने ऐसा कर दिया, 816 सीटें हो गई, तो उसमें जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, जिसपे भरोसा है विपक्ष का कि वो कभी बीजेपी को वोट नहीं देंगे, वो उन्हें ही वोट देंगे, तो वो सीटें अगर कम हो गई और हिंदू सीटें ज्यादा रह गई, और तो वो उसमें जो सामाजिक गणित है, जातीय गणित है, सामाजिक समीकरण है, बाकी सब मिला जुला के भाजपा हर सीट पे फाइट पे रहेगी। मुस्लिम बहुल सीटों पे भाजपा फाइट में नहीं होती है, बहुत कम है जहां 40-45 के होता है। मुस्लिम वोट अगर बट गया, ओवैसी जैसे लोग भी अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिए, उनको मिल गया, तो वो अलग है कि ऐसे में भी 50-55% जो हिंदू वोट जहां है वहां भाजपा जीत जाती है। ऐसा नहीं है कि नहीं जीती, लेकिन बहुत कम। वो अपवाद हैं, वो नियम नहीं है। नियम यही है कि जहां मुस्लिम बहुल सीटें ज्यादा हुई, 35-40%, 50% हो गई, वहां फिर भाजपा नहीं जीत सकती है। और यह कहा जा रहा है कि ऐसी सीटों की संख्या इस देश में 125 से 150 तक है। 125 तो लोग मानते ही कि है, यानी कि भाजपा अगर चुनाव लड़ती है और 272 सीट उसको चाहिए, तो 400 के आसपास में लड़ती है सीट, 400-450 सीट में लड़के उसको तलाना है, क्योंकि 100-125 सीट तो विपक्ष में जाएगा ही जाएगा। वो अलग बात है कि विपक्ष में भी बट जाता है, वो अलग अलग क्षेत्रीय दलों में, बाकी सब में जाता है। अब डर यही है, जो कपिल सिब्बल कह रहे हैं वो यही है कि अगर 2029 के पहले हो गया तो 29 भी गौन केस है, और अगर वो नहीं हुआ तो 2029 में 15 साल हो जाएंगे पूरे मोदी सरकार के, और उस 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी होगी, और ये मुस्लिम बहुल सीटें अगर रहती हैं तो लौटने के समय, जैसे 2024 में अब की बार 400 पार के बावजूद भी भाजपा 240 पे सिमट गई थी, वो स्थिति 2029 में हो सकता है उससे और कम आ जाए, और अगर 30-40 सीटें कम हो गई तो सत्ता से बाहर भी हो सकती है। ये उम्मीद जो अभी है वो यही है, और जो
विपक्ष में टूट हो रही है। जो तृणमूल कांग्रेस में भी टूट गए, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट टूट गए, जो एनसीपी शरद पवार गुट समर्थन की बात कर रही है, बाकी चीजें हो रही है। अगर इस मानसून सत्र में वो पास हो गया विधेयक तो निश्चित रूप से फिर भाजपा जो है अपने हिसाब से, या कहें कि सरकार जो है, जो डर है इनका कि अपने हिसाब से पूरे परिसीमन करेगी। और अगर नहीं हुआ इस पास परिसीमन विधेयक तो फिर 2027 में जो जनगणना होगी उसके आधार पर करना पड़ेगा, और जनगणना जो होगी उसका रिजल्ट आने में 5-6 महीने का समय लगेगा, और परिसीमन आयोग को अपना पूरा काम करने में, हर पर सीट पे जाके देखने में, वो एक एक सीट पे अगर जाके सुनवाई भी करे तो 816 दिन लग जाएंगे, 2.5 साल से ऊपर लगेंगे। तो वो संभव नहीं है। वो फिर 2029 का इलेक्शन जो है वो परिसीमन और महिला आरक्षण के साथ नहीं हो सकता है। और इसीलिए जयराम रमेश का अगर आप सुनेंगे तो वो कहते हैं कि महिला आरक्षण तो हम बिल्कुल तो चाहते हैं, अभी 543 सीटें हैं उसी में से दे दो, और 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सीटें मत बढ़ाओ, परिसीमन मत करो, और परिसीमन हो गया तो फिर भाजपा कभी नहीं हारेगी। यह कपिल सिब्बल की पूरी दलील है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।